यह दुनिया में सबसे छोटा लाइट मल्टी रोल फाइटर जेटों में से एक है। एक इंजन और एक डेल्टा विंग डिजाइन के साथ लगाया गया है। चलिए इस जेट की आंतरिक व्यवस्था की ओर देखते हैं। साथ ही इस हल्के युद्ध विमान की विशेषताएं के बारे में देखेंगे। इसके पीछे शक्ति संचालन यंत्र या इंजन है। वीडियो के आगे हम एक छोटे से तुलनात्मक विश्लेषण के भी दिशा में देखेंगे, जिसमें F-35 जेट, फ्रेंच राफेल, C-16 और एक फ्लाइंग बुल यानी MiG-21 के साथ तुलना करेंगे। इस जेट के नियंत्रण सतह का काम कैसे करता है, इसके बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण रूप से उस हथियार के बारे में जानेंगे जो इसे एक मल्टी रोल 4.5 पीढ़ी की जेट बनाती है। तो हमारे साथ बने रहें और किसी भी हिस्सा को ना छोड़ें। यह विमान सन 1980 के दशक में भारत के पुराने MiG-21 लड़ाकू विमानों की जगह लेने के लिए बनाया गया था। MiG-21 जिसे फ्लाइंग बुल भी कहा जाता है। चलिए इस संस्करण को देखते हैं। वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1 अल्फा है। दाईं ओर प्रशिक्षणकर्ता संस्करण है जो एक 2 सीट वाला विमान होता है, और आखिरी वाला तेजस नौसेना का संस्करण है जिसे बेहतर बनाने के लिए विक्रमादित्य में कई सुधार किए गए हैं। तेजस की नौसेना की संस्करण को इसकी जंप से उड़ान भरने के लिए बनाया गया था, जो विमान की डेक पर ऊपर की ओर मुड़ी हुई रैंप होती है। ये एक संशोधित किए गए कीव क्लास विमान वाहक प्लेटफॉर्म है और भारतीय नौसेना का प्रमुख फ्लैगशिप की भूमिका निभाता है, जिसका खर्च $2.35 अरब था। चलिए काफी इतिहास संबंधित पाठों की पर्याप्त बातचीत हो गई। अब विमान के मौलिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं। 13.2 मीटर विमान की लंबाई है जो सामने से पीछे तक है, जबकि डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन केवल 8.2 मीटर के आसपास है, जिससे यह दुनिया का सबसे छोटे सुपरसोनिक मल्टीरोल युद्ध विमानों में से एक है। इसकी सेवा शीर्षता 16,000 मीटर यानी 52,493 फीट है। इसकी दूरी लगभग 3,000 किलोमीटर यानी 1,864 मील की है। इसका पेलोड का वजन लगभग 5,300 किलोग्राम है यानी 11,684.5 पाउंड। इसका आकार समझने के लिए हम इसे एक व्यक्ति से तुलना करते हैं। जैसे कि ये एक युद्ध विमान है, तो ये एक अमेरिकी F-35B, F-18 सुपर हॉर्नेट, F-16 जेट, फ्रेंच राफेल और MiG-29 जैसी विभिन्न जेट के साथ तुलना करने के लिए बेहतर है, ताकि हमें मल्टीरोल युद्ध विमान के रूप में से इसकी कितनी छोटी और संक्षिप्त आकार है, इसका बेहतर अनुमान हो सके। सामने से शुरू करते हैं। यह संयुक्त रडार है और इसके अंदर विश्वस्तरीय आत्मगतिविदता स्कैन अरे रडार का निर्माण है जो स्वदेश में बनाया गया है। इस रडार से आसमान में 100 किलोमीटर से अधिक दूरी पर 50 लक्ष्य का पता लगाया जा सकता है और उनमें से लगभग 4 को एक साथ नियंत्रण किया जा सकता है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का यह दावा है। साइट पर जाते हैं तो ये एक अलग करने वाली उड़ान भराने की प्रोब है। ये कॉकपिट कैनोपी है और ये इसी तरह से खुलता है। आइए कॉकपिट के अंदर जाते हैं और ये वो जगह है जिसमें से मौलिक उड़ान का नियंत्रण होता है। ये पायलट की हेड अप डिस्प्ले है। पीछे जाते हैं तो यहाँ पायलट की आपातकालीन निकासी सीट है। विमान से बाहर जाते हैं तो हमें एक छोटी सी फिन मिलेगी जिसे IF एंटीना यानी पहचान शाखा या शत्रु कहा जाता है। ये सैन्य और नागरिक वायु यातायात नियंत्रण प्रश्नावली प्रणालियों को विमान की पहचान करने के लिए सक्षम है। आगे जाते हैं तो यहाँ एक बोलती एंटीना है। VHF या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कहा जाता है। फ्यूलेज के पीछे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ UHF या अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एंटीना है। यह रडार चेतावनी प्राप्तकर्ता एंटीना है जो रेडियो तरंगों की धड़कनें भेजता है जो उनकी पथ में किसी भी वस्तु से टकराती है। हमें इस विमान की उड़ान की मूल तथ्यों के बारे में बात करने से पहले ये समझना होगा कि विमान का अंश कैसे काम करता है। रडार चेतावनी प्राप्तकर्ता के साथ सीधे नीचे विमान का पिंडल है। पंखों के पीछे लगे हुए हैं इनवर्ड एलिफेंट और उसके साथ है आउटवर्ड 11S। आगे जाते हैं तो यहाँ 3 सेगमेंट वाला लैंडिंग एज स्लॉट्स है। बिल्कुल सीधे फर्स्ट डिसाइड्स पर स्लॉट्स है जिनकी चर्चा पहले के एक वीडियो में हम कर चुके हैं। कुछ ही विमान जैसे सुखोई 57 के साथ लगे होते हैं। ये एक डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण एलिरो फ्लाइट में उपलब्ध नहीं होते F-35 जेट या Su-57 के मुकाबले। अब आइए देखते हैं कि ये कैसे दिखता है। लेकिन ये ध्यान में रहे कि ये कंप्यूटर और फ्लाईवेयर सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए दिखाया गया एनिमेशन सिर्फ नमक के दाने के बराबर है। स्टेप नंबर 1, जब पायलट दाईं दिशा में जाने के लिए नियंत्रण स्टिक का प्रयोग करता है तो विमान को दाहिने ओर मोड़ने के लिए इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। वाई एलिमेंट्स को ऊपर की ओर मोड़ा जाता है जिससे नीचे की दिशा में बल उत्पन्न होता है।
जबकि दाएं एलेवेंस के नीचे की ओर मोड़ा जाता है। इससे ऊपर की दिशा में बल उत्पन्न होता है, जिसका परिमाण स्वरूप विमान बाएं ओर मोड़ता है। जब पायलट नियंत्रण स्टिक को दाएं ओर मूव करता है तो दाएं एलेमेंट्स को ऊपर की ओर मोड़ा जाता है, जिससे नीचे की दिशा में बल उत्पन्न होता है, जबकि बाएं एलेमेंट्स को नीचे की ओर मोड़ा जाता है, जिससे ऊपर की दिशा में बल उत्पन्न होता है और विमान दाएं ओर मुड़ जाता है। स्टेप नंबर 2, अगर पायलट नियंत्रण स्टिक को पीछे की ओर खींचता है, 2 एलिमेंट्स ऊपर उठेंगे जो बल प्रदान करेंगे, जो विमान के पूंछ को नीचे धकेलेगा, जिससे विमान का आगे का हिस्सा ऊपर की ओर झुकेगी और विमान ऊपर की ओर उड़ान शुरू होगा। स्टेप नंबर 3, विमान को दाहिने या बाएं मोड़ने के लिए रडार पेडल का उपयोग किया जाता है। ये याद रहे कि ये जेट स्लाइवॉय एयर सिस्टम का उपयोग करता है, जिसे पैडल और उड़ान नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है। जब पायलट रडार के पैडलों में से एक पर कदम रखता है, हवा डिफ्लेक्स रडार पर सफर करती है। बस बाएं रडार पैडल को दबाने से विमान की नाक बाएं ओर मुड़ जाती है और दाएं पैडल को दबाने से विमान की नाक दाएं ओर मुड़ जाती है। इस विमान में छोटी संख्या में स्वयंशील होने वाली ईंधन टैंक है और ये ईंधन टैंक फ्यूलोज के पीछे पायलट और एवियोनिक्स उपकरण के पीछे स्थित है। ये विंग के बाएं और दूसरा ईंधन टैंक है। दाहिने ओर बढ़ते हैं तो ये तीसरा ईंधन टैंक है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें केवल 2 ईंधन टैंक होता है, फिर भी ये आंतरिक ईंधन टैंक लगभग 2400 लीटर यानी 640 अमेरिकी गैलन ईंधन ले सकता है। सिंगल जनरल इलेक्ट्रिक 414G 400 के लिए ये सारा जेट ईंधन आवश्यक है, जिसमें 22,000 पाउंड क्लास का आफ्टर टर्निंग टर्बो फैन के इंजन है। रोचक बात यह है कि ये इंजन सुपर हॉर्नेट F-18 द्वारा भी उपयोग किया गया था। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। हवा ज्यादातर सामने की इंटेक रैम से खींची जाती है और ईंधन एक खंड में फूंका जाता है, जहां ये धुआं गैस के साथ मिलकर मिश्रित होता है और आग लगाई जाती है, जलन होती है। जेट ईंधन का बचत के लिए आफ्टर बर्नर केबल लेनदारी में छोटे समय के लिए प्रयोग किया जाता है। उड़ान भरने के दौरान निकास पाइप फूलियों से बना होता है और इसे इसी ढंग से इंजीनियरिंग किया गया है कि ये अपने दरार को कम करता है या बढ़ाता है। ये टर्बो फैन इंजन पर तनाव को कम करने के लिए होता है। जब ये पूरी ऊर्जा देने के मोड में होता है, ये एक बहुभूमिका वाला युद्ध विमान नहीं कहला सकता अगर हम इसके पीछे के हथियारों के बारे में बात ना करें। यह विम्पल R-73 नेटो रिपोर्टिंग AA-11 आर्चर है, जो सन 1980 के दशक में विकसित किया गया है। एक छोटी सी दूरी वायु से वायु मार करने वाली मिसाइल है। इसकी न्यूनतम संघर्ष दूरी लगभग 300 मीटर है और ऊंचाई पर कुल 30 किलोमीटर यानी 19 मील की अधिकतम वायु यांत्रिक दूरी है। ये अस्त्रा मार्क 1 है। ये अस्त्रा मार्क 1 एक उस परिदृश्य सीमा BBR वायु से वायु मिसाइल है, जिसका विकास भारतीय DRDO ने किया है। अस्त्रा मार्क की दूरी 100 किलोमीटर यानी 62 मील और ऊंचाई 20 किलोमीटर यानी 12 मील से अधिक है। अब ये ब्रह्मोस NG या अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइल को इस युद्ध विमान पर लगाने की प्रस्तावित योजना है। ये ध्यान में रखें कि इसे बड़े क्रूज मिसाइल से गलती से ना मिलाएं। मिसाइल की दूरी मूल रूप में 290 किलोमीटर या 180 मील पर सीमित किया गया है। आगे बढ़ते हुए ये ग्रिफिन 3 है और ये इजरायली नई पीढ़ी का वायुभूमि लेजर मार्गदर्शन किट है, जो विमान बमों के लिए उपयोग किया गया है। लेजर मार्गदर्शित किट भूमि लक्ष्य पर हमले और आक्रमण की क्षमता प्रदान करती है, जैसे कि बैंकर और अन्य मजबूत लक्ष्य। हम ये निश्चित नहीं कह सकते कि तेजस में कौन सा गन का इस्तेमाल होता है। रिपोर्ट के अनुसार मार्क 1 में कोई गन नहीं है, लेकिन इसे बनाने वाले ने कहा है कि नया संस्करण मार्क 1A इस रूसी ग्रासेव सिपुनोव 23 मिलीमीटर की ट्विन बैरल कैनन से लगा होता है। फिर भी हमें इस हल्की लड़ाई वायु युद्ध विमान के फायदे और नुकसान के प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। तेजस के कुछ संभावित लाभ। चौथी पीढ़ी के वायुयान येट के लिए एक सस्ता विकल्प है। कुल मिलाकर $1 अरब की विकास की लागत, जो दुनिया में सभी हल्के युद्ध विमान कार्यक्रम में से सबसे कम है। सभी मौसम और सभी ऊंचाई के साथ, जिसे 20 वर्ष तक हर स्थिति में परीक्षण किया गया है। तेजस में प्रगत एवियोनिक्स और आधुनिक डिजिटल कॉकपिट है। डेल्टा विंग कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये उच्च मैन्यूवर और एजिलिटी वाला है। इसमें उच्च तकनीक हथियारी प्रणाली है, क्योंकि ये विभिन्न देशों जैसे अमेरिकी, फ्रांस और रूस के साथ साथ भारतीय DRDO की बनाई हुई हथियारों को भी साथ ले जा सकता है। चलिए तेजस मार्क 1A की कुछ संभावित हानियों के बारे में बात करते हैं। ये अन्य चौथी पीढ़ी की वायुयान युद्ध विमान के साथ तुलना में एक प्रामाणिक दूरी, एक सीमित धारण क्षमता रखता है। तेजस की प्रोडक्शन बहुत कम है, इसीलिए पर यूनिट कॉस्ट काफ़ी महंगा पड़ता है।
तेजस की काफ़ी सारा कंपोनेंट विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, जो प्रोडक्शन के लिए कभी कभी रुकावट बन जाता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब संपूर्ण सूची नहीं है। हम प्रत्येक वीडियो को ब्लेंडर 3D एनिमेशन में स्क्रैच से बनाते हैं, इसीलिए कृपया हमें समर्थन दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें इसी तरह की और निष्पक्ष और मूल सामग्री वाले वीडियो बनाने में हौसला मिले।